नमस्कार, आप देख रहे हैं चार कवार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। पहली बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही मंत्रिपरिषद की बैठक से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले ये आखिरी मीटिंग होगी, जो सुबह 10 बजे से अब तक चल रही है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस वक्त की जा रही है। सूत्रों की अगर माने तो बैठक में 2047 तक का रोड मैप इस वक्त तैयार किया जा रहा है। डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगली बड़ी खबर के लिए पूजा यादव का रुख करते हैं। और देखिए, अगली बड़ी खबर बीजेपी के सीट बंटवारे से जुड़ी हुई है, जहां कई सांसदों को दोबारा टिकट दिए गए तो कई सांसदों के टिकट काटे भी गए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो राजनीति से ही संन्यास ले लिया, वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह ने भी आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे पलक प्रकाश। बिल्कुल, तीसरी बड़ी खबर में बात होगी बीजेपी के नमो योद्धाओं से। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी दिल्ली में 10,000 नमो योद्धा तैनात करने की तैयारी कर रही है। योद्धा पार्टी की रणनीति पर काम करेंगे और ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से पार्टी की साख भी दिखाएंगे। इस पर भी चर्चा विस्तार से होगी। चौथी बड़ी खबर बताएंगी प्रिया। चौथी खबर यूपी से जुड़ी हुई, जहां पर लखनऊ में यादव महासम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। पिछली सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। यादवों की राजनीति की है, हम सभी सनातन हैं, भगवान राम और कृष्ण के भक्त हैं, ये भी उन्होंने बड़ी बात कही है। लेकिन उससे पहले इस पर हर एक डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं बड़ी खबर के लिए शिखा ठाकुर का। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है। बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। नीतिगत और शासन संबंधित मुद्दों पर यहां पर इस मीटिंग के अंदर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि 2047 का रोड मैप यहां पर क्रिएट करने की कोशिश इस मीटिंग के अंदर हो रही है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव और उससे पहले जो कुछ अहम फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं, इस मीटिंग में उस पर जोर दिया जा रहा है, उस पर चर्चा हो रही है। जाहिर है जो कामकाज सरकार ने किया है वो लोगों तक पहुंचाने की अपील यहाँ पर मोदी सरकार करती हुई नजर आएगी। एक एक कार्यकर्ताओं को अपनी जीत का मूल मंत्र दिया जाएगा, कैसे आगामी चुनाव में जीत दर्ज हो, और जो टारगेट है एनडीए का 400 प्लस का, बीजेपी का 370 प्लस का, उस टारगेट को अटेंड करने के लिए ये मीटिंग बेहद स्पेशल है, बेहद अहम है, जिसकी अध्यक्षता खुद इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद की ये बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है। बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा इस वक्त हो रही है। नीतिगत और शासन संबंधित मुद्दों पर इस वक्त चर्चा हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या कुछ खास है, ये भी आपको जानकारी दे दें। लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक अपने आप में बेहद खास और बेहद अहम, आचार संहिता लगने से पहले ये बैठक रखी जा रही है ताकि आगे जो स्ट्रैटेजी है वो फैलाई जा सके। सभी मंत्रालयों के सचिव भी इस बैठक का इस वक्त हिस्सा बने हुए हैं। ये खबर मिल रही है 2047 तक का जो रोड मैप है वो बीजेपी यहाँ पर तैयार करेगी, क्योंकि सिर्फ टारगेट 2024 नहीं 2047 है। और कई बार एक कॉमन फोरम से प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह चुके हैं। जो प्रमुख नीतिगत शासन और जो कामकाज किया है वो कैसे जन जन तक पहुंचे, मंत्रियों का 100 दिन का एक रिपोर्ट कार्ड है जो पेश किया जा रहा है। विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप और विजन पर इस मीटिंग के अंदर, मंत्रिपरिषद की मीटिंग के अंदर चर्चा। एक प्रेजेंटेशन विजन इंडिया 2047 भी दिया जा रहा है। तो जो काम पिछले 10 वर्षों में हो चुका है, उसके आगे अगला 20 वर्ष कैसे गुजरे और क्या कुछ होना चाहिए 20 से 25 सालों में अगर मोदी सरकार रहती है, तो कामकाज में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। अब तक जो मंत्री पद पर बैठे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, क्योंकि जाहिर है टिकट वितरण शुरू हो चुका है। कल ही बीजेपी की तरफ से 195 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो घोषित किए गए हैं। ऐसे में जो उम्मीद रखते हैं और जो मंत्री पद पर हैं, उन्हें टिकट आगे क्यों दिया जाए, इस पर भी सवाल जवाब या फिर चर्चा होगी। और देखिए, टिकट फाइनल होने के बाद बीजेपी के दिग्गजों के कई रिएक्शन सामने आए। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग। ईमानदारी से, मेहनत के साथ में निर्वहन करके, और जो मोदी जी का एक सपना है कि अब की बार 400 के पार जानी चाहिए एनडीए की सीट्स, तो नागौर की गिनती उसमें हो। मेरा आने वाले 50-60 दिनों में जो भी कदम होगा वो उस दिशा में होगा कि नागौर की सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए। काम के आधार पर जीतेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं को लेके आए हैं, उस योजनाओं को हम ज़मीनी स्तर पर लेके जाएंगे।
सबका साथ सबका विकास हमारे मोदी जी का जो संकल्प है उसको निश्चित ही पूरा करेंगे। मुझे लगता है उस पार्टी के बारे में मैंने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं है, वो अपना विचार करें, लेकिन इतना कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के न्याय मंदिर में मुझे एक सदस्य रूप में बैठने का एक मौका दिया है। 400 पार का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो 400 के पार में जौनपुर शामिल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिधर मैजिक होता है उधर सपाट हो जाता है, तो मैजिक कौन सा है? राहुल अपनी सीट नहीं जीत पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पर कहीं ना उनके पास मुद्दे हैं, ना नेतृत्व है, और अब तो अपने अस्तित्व की लड़ाई में मुझे लगता है कि धीरे धीरे पहचान भी खो रहे हैं। मैम, कुछ हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सांसद विजय दुबे को बीजेपी ने दोबारा मौका दिया है और उनका नाम फाइनल किया है, जिस पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद भी दिया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। लोकसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसने अपने प्रथम लिस्ट को जारी किया है। इसमें कुशीनगर के सांसद विजय दुबे जी का नाम है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि कुशीनगर की जनता के लिए अब की बार क्या करने वाले हैं। 5 साल में अगर देखें तो 2 साल कोविड के भेंट चढ़ गए, क्योंकि वो दौर था हम लोग विभागीय किसी मंत्री से विकास की बात नहीं कर पाए, कोई विकास की बात करना भी बेमानी था। लेकिन उन बचे 3 वर्षों में कुशीनगर की धरती इस बात का गवाह है कि देश आजादी के बाद से जो विकास कार्य नहीं हुए थे वो पूरा माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय योगी महाराज के आशीर्वाद से हम लोग वो बड़ी योजनाएं उतारने में सफल रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर जनपद में एक अद्वितीय समर्थन के साथ जनता वहां तैयार। 24 से कैमरामैन दिलीप के साथ वशिष्ठ तिवारी, गोरखपुर। तो बीजेपी ने कल अपनी पहली सूची जारी कर दी है। मरुधरा के रण में बीजेपी ने कौन कौन से दिग्गज चेहरों को उम्मीदवार बनाया है वो आपको एक बार बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कोटा, बूंदी ओम बिरला, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल का नाम सामने आया, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया उम्मीदवार बनाए गए हैं। सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पर भरोसा जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी है। राजस्थान से जिन बड़े चेहरों को मौका दिया गया है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। कल बीजेपी की सूची आई शाम के वक्त और उसके बाद ये तमाम बड़े दिग्गज जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया है। अलवर से भूपेंद्र यादव को मौका मिला, भरतपुर से राम स्वरूप कोली चुनावी मैदान में होंगे, नागौर से ज्योति मिर्धा, पाली से पीपी चौधरी, बाड़मेर से कैलाश चौधरी के नाम पर मुहर लगी। इसके अलावा जालौर सिरोही की बात करें तो लंबा राम चौधरी, बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, झालावाड़ बारा से दुष्यंत सिंह को मौका मिला, उदयपुर से मन्ना लाल रावत के नाम पर पार्टी ने मुहर लगाई है। ये वो बीजेपी के बड़े चेहरे जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में मंथन हुआ और उसके बाद इनके नाम पर मुहर लगी है और अब इन्हीं के जरिए बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। तो जो राजस्थान में दिग्गज जिन पर बीजेपी ने दाव लगाया है, लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है, ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान में इन दिग्गजों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। एक एक करके ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। कोटा बूंदी से, अलवर से भूपेंद्र यादव, भरतपुर से, नागौर से, ये तमाम प्रत्याशी राजस्थान में बीजेपी द्वारा उतारे गए हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर की तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से कुल 195 उम्मीदवारों के नाम पर कल मुहर लगी है। हालांकि संशय का जो विषय है वो अभी भी बरकरार है एक सीट पर, जो आसनसोल का सीट है, लेकिन 195 सीटें जिस पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। और देखिए बीजेपी की चता रही है हेमा मालिनी, मतलब बॉलीवुड के जो लोग रहे, हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ेंगी
दिनेश लाल यादव को फिर आजमगढ़ से टिकट मिला, रवि किशन को गोरखपुर, मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से, पवन सिंह आसनसोल से, जिन्होंने इनकार किया है कि वो यहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये वो सितारे जिनको बीजेपी ने मौका दिया है एक बार फिर से। हेमा मालिनी का नाम फिर से, दिनेश लाल यादव, निरहुआ का नाम फिर से, रवि किशन का, मनोज तिवारी, पवन सिंह को भी टिकट दिया है। तो ये वो सितारे हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारा है। मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, रवि किशन एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। दिनेश लाल यादव और निरहुआ आजमगढ़ यूपी से फिर से एक बार चुनावी मैदान में है। एक बार फिर से मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 370 के लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी की है। माइक्रो लेवल पर पार्टी को मजबूती देने के लिए और हर एक वोट तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार की गई है। टिकट बंटवारे के बाद अब बीजेपी की नजर उन सीटों पर है जहां पर गठबंधन मजबूती से लड़ने के लिए तैयार किया जा चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद अब बीजेपी ने 10,000 नमो योद्धा उतारने का फैसला लिया है। क्या है ये नमो योद्धा और कैसे ये बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए जिताने पर जमीन पर उतरकर काम करेंगे, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का मिशन 370 प्लस का प्लान तैयार है। एनडीए के 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने के लिए पार्टी के सभी अंगों ने अपने अपने स्तर पर जमीनी काम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी चुनाव से पहले दिल्ली में अपने 10,000 कार्यकर्ताओं को नमो योद्धा के तौर पर तैनात करेगी। ये योद्धा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान के बीच अंतर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। 10,000 नमो योद्धा होंगे तैनात, ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान के बीच अंतर करेंगे खत्म, मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे, कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत, आप कांग्रेस गठबंधन पर हमला करने वाले कंटेंट करेंगे प्रसारित, प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे नमो योद्धा, केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं की देंगे जानकारी, आप कांग्रेस गठबंधन वाले इलाकों की जानकारी जुटाएंगे। जानकारी के मुताबिक इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर पोलिंग बूथ स्तर तक के स्वयं सेवक तक शामिल होंगे। इस अभियान के लिए चुने गए लोग पहले प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, फिर चुनावों से पहले सड़कों से डिजिटल क्षेत्र तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की प्रतिक्रिया को देखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना, PMAY जैसी कई केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव के लाभार्थियों से संवाद करेंगे, जिसकी वजह से राजधानी के लोगों के जीवन में बदलाव आया है। भाजपा अपने इस पहल के सहारे मतदाता के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को उजागर करने के अलावा आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को निशाना बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच बड़ी खबर, डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से संन्यास ले लिया। एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी और लिखा उन्होंने कि ENT क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है। चांदनी चौक से बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है। ये उनका पोस्ट जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि 30 साल से अधिक के शानदार चुनावी करियर के बाद, जिसके दौरान मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जो मैंने अनुकरणीय अंतर से जीते, पार्टी संगठन, राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया है। और साथ ही साथ अब इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया और इसके पीछे वो कह रहे हैं कि मेरी जो क्लिनिक है वो मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल नाम अनाउंस होने से पहले ही बीजेपी के कई बड़े चेहरों ने, जिन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया, चाहे वो गौतम गंभीर की बात करें या फिर जयंत सिन्हा की, और अब देखिए जैसे ही नाम का अनाउंस होता है उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से ये पोस्ट करके इस बात का जिक्र किया गया है कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। साथ ही साथ अपने पूरे सफर के बारे में वो कहते हैं कि बीते 30 साल किस तरीके से जो भी जिम्मेदारियां उन्हें मिली उसका उन्होंने निर्वहन किया है। कोविड-19 के दौरान कितनी चुनौतियां थी, केंद्र में बड़े पद पर रहते हुए किस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात का जिक्र किया है। उनका ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, और उन्होंने लिखा कि ENT क्लिनिक को मेरा इंतजार है।
चलिए, इसी बीच उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जो राजनीति है वो इस वक्त इसको लेकर के गरमा रही है। इसी बीच लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें एमपी के सीएम मोहन यादव ने शिरकत किया। उन्होंने यादवों की ताकत का एहसास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक परिवार ने यादव की राजनीति की ओर वोट बैंक हथियाया, लेकिन उनके लिए क्या कुछ किया, ये सवाल अब पूछे जाने की जरूरत पड़ रही है। यादवों को सनातनी बताते हुए उन्होंने कहा कि हम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि यादवों के वोट बैंक पर अपना कब्जा मानकर चलने वाले लोगों को सोचना होगा, जवाब देना होगा। उन्हें अब संदेश देने की जरूरत है। साथ ही बीजेपी की तरफ से जारी लोकसभा सीट के लिए भी उन्होंने बधाइयां दी। भगवान राम के आधार पर राम राज्य चलाने की कामना कल्पना हजारों साल से हमारी संस्कृति में रही है। सुशासन की संस्कृति राम राज्य से ही आती है, ऐसा हम सब की मान्यता है। लेकिन वर्षों तक जो वोट के सौदागर है, इन वोट के सौदागरों ने हमारे आराध्य के स्थान पर मंदिर का विरोध किया था, हमको भूलना नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इस चुनाव में जिस प्रकार से हमारा अपना मनोबल और वर्तमान परिस्थितियां और माननीय मोदी जी का काम और काम के आधार पर जनता के बीच उनका आधार दिख रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरी लोकसभा चुनाव के 195 माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया गया है और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है